गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ साइंस क्लास 8। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बुक न्यू एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 2, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। इस चैप्टर का पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आज हमारा पार्ट 3 होगा और आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने क्या किया था। तो देखो, हमारा चैप्टर है इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें हमारी लिविंग वर्ल्ड में हैं बट हमें दिखाई नहीं देती अपनी नेकेड आई से। मतलब हमें मे बी माइक्रोस्कोप की वजह से जो चीज़ें दिखती हैं सिर्फ उनके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा, मैग्नीफाइंग ग्लासेस के बारे में पढ़ा, फर्स्ट माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है ये भी पढ़ा। फिर हमने जाना कि सेल क्या होता है। सेल को हमने एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा, लाइक अनियन पील हमने यूज़ किया फॉर स्टडिंग प्लांट सेल। उसके बाद फिर हमने ह्यूमन चीक सेल्स यूज़ किए फॉर स्टडिंग एनिमल सेल। फिर दोनों को हम लोग ने कंपेयर किया और उनके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब। उसके बाद हमने अलग अलग शेप्स और अलग अलग स्ट्रक्चर्स पढ़े सेल्स के। मतलब अलग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्यों होता है अलग अलग सेल का, इसलिए होता है जैसे कि वो अपना पर्टिकुलर फंक्शन कैरी आउट कर सके। ठीक है, हमने अलग अलग सेल्स के शेप और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने लेवल और ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा कि कैसे एक सेल होता है, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू हमारे ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करके एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। हमने मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा कि मतलब जिनके पास एक सेल होती है वो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे अमीबा और थोड़े बहुत बैक्टीरियाज, और मल्टी सेलुलर जैसे कि हम लोग हुए, फंजाई हुआ, एल्गाई हुआ, ये सब। और फिर ये सब टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं ये भी हमने पढ़ा, जैसे पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये सब कंपेयर किया कि पॉन्ड में कौन से पाए जाते हैं और सॉइल में कैसे पाए जाते हैं। हमने सॉइल सस्पेंशन बना के सॉइल के बैक्टीरियाज को स्टडी किया माइक्रोस्कोप के अंडर। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग माइक्रोब्स से कैसे इनकाउंटर करते हैं। तो मे बी जब आप कोई बाहर ऑरेंज या टमाटर ऐसा कोई रख दो तो उस पर आप देखोगे कुछ पाउडरी टाइप के सब्सटेंस आ जाते हैं, ग्रे या वाइट कलर के, तो वो हमारे माइक्रोब्स की एक्टिविटी होती है। ओके, उसके बाद हमने मैन्योर बनाना सीखा कि कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कैसे ये डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड प्लांट्स रिमेन्स, मतलब फॉलन लीव्स और फ्लावर्स को एक फर्टिलाइज़र मतलब एक न्यूट्रिएंट रिच चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उनको ब्रेक डाउन करके। उसके बाद हमने डिकम्पोजिशन पढ़ा, उस प्रोसेस जिसमें ये सब डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और फॉलन लीव्स सिमिलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि रिच न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो उस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स को हम लोग और फर्दर कैसे यूज़ करते हैं, मतलब और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ दिया माइक्रोब एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस। देखो, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई लिव इन एन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, वो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। देखो, हम लोग या प्लांट्स की बात करो, हम लोग एनिमल्स या प्लांट्स ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, बट बहुत सारे बैक्टीरिया और ऐसे फंजाई होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सके। Some of these bacteria have the ability to decompose plant and animal waste present in the environment or household wastewater. During the process, they release a mixture of gases called biogas, primarily composed of carbon dioxide and a high proportion of another gas, methane. This gas has been used as a fuel source for cooking, heating, generating electricity and to even run vehicles. तो देखो, ये जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, ये क्या करते हैं, इनके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि ये प्लांट और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज कर सके।
तो जब ये इन प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं तो उस प्रोसेस के टाइम ये मतलब कुछ सर्टन गैसेस रिलीज़ होती हैं जिसको हम लोग बायोगैस बोलते हैं। ये बायोगैस बहुत सारी गैसेस का एक मिक्सर होता है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है और मीथेन होता है, बाकी थोड़े थोड़े प्रोपोर्शंस में और भी गैसेस होती हैं। देखो इस बायोगैस का क्या यूज़ होता है, इसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। मतलब एक फ्यूल काम करता है फॉर कुकिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या फिर व्हीकल्स को भी रन करने के लिए, मतलब व्हीकल्स को चलाने के लिए, लाइक कार, बाइक हुआ, है ना। तो बायोगैस अब ऐसे भी यूज़ होता है। फिर एक साइंटिस्ट के बारे में हमें बताया गया है, सर आनंदा मोहन चक्रवर्ती। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बैक्टीरिया पढ़ा था, मतलब एक इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। इन ईयर 1971 उन्होंने एक ऐसा स्पेशल बैक्टीरिया बनाया था दैट कुड ब्रेक डाउन ऑयल स्पिल्स हेल्पिंग टू क्लीन द एनवायरनमेंट। मतलब उन्होंने एक ऐसा बैक्टीरिया डेवलप कर लिया, मतलब जो ऑयल स्पिल्स को ब्रेक कर सकता है। मतलब कि ऑयल स्पिल्स आप जानते हो ना, ओशंस में जब शिप्स जो कैरी करती हैं ऑयल, गलती से कभी कभार लीक हो जाता है, उसको ऑयल स्पिल्स बोलते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा बैक्टीरिया बताया जो ऐसे टाइप के ऑयल स्पिल्स को क्लीन कर पाएगा, मतलब कि हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करेगा। हिज डिस्कवरी रिसीव द पेटेंट इन 1980। पेटेंट उनकी, मतलब इस डिस्कवरी को पेटेंट मिला 1980 में। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट इज अ कॉपीराइट गिवन टू अ पर्सन सो दैट नो वन एल्स कैन कॉपी, यूज और सेल हिज इन्वेंशन विदाउट परमिशन। तो पेटेंट एक ऐसी चीज़ होती है कि जैसे कि आपने कोई चीज़ डिस्कवर की और आप उसका पेटेंट ले लो, तो कोई और बंदा या मतलब कोई लड़का या मतलब कोई और साइंटिस्ट आके आपकी इस डिस्कवरी का क्रेडिट नहीं ले सकता। वो आपकी इस सेम डिस्कवरी को कॉपी करके अपना नहीं बता सकता और आपकी इस डिस्कवरी को बिना आपकी परमिशन के कहीं यूज़ भी नहीं कर सकता। ओके, तो हिज वर्क showed how microorganisms could be used to solve environmental problems like pollution. He is remembered for his contribution to science and for protecting the environment using microbes. What are the other problems which you think can be solved with the help of microorganisms? तो इनका ये जो वर्क था, इन्होंने जो डिस्कवरी की स्पेशल बैक्टीरिया की, वो काफ़ी यूज़फुल है हमारे एनवायरनमेंट से पॉल्यूशन कम करने में। देखो ये जो ऑयल स्पिल होता है ना, वो काफ़ी हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए। सबसे पहला तो ये ओशन को यानी वाटर को पॉल्यूट करता है, जिस वजह से वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ होती है ना, वो इफ़ेक्ट होती है। आप देखोगे जहाँ भी ऑयल स्पिल होता है ना, थोड़ा सा नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। मतलब 100-200 लीटर 300 लीटर ऑयल स्पिल हो जाता है, जिस वजह से बहुत सारे बड़े एरिया में एक्वेटिक लाइफ इफ़ेक्ट होती है। बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारी फिशेस, इनफैक्ट बहुत सारे छोटे छोटे एल्गाई, फंजाई, बैक्टीरिया, उन सब की भी डेथ होती है। तो ये अगर हमारे पास ये स्पेशल बैक्टीरिया, उस वजह से हम लोग ऑयल स्पिल के जो ऑयल पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके उनको लेस हार्मफुल कन्वर्ट कर देते हैं। चलो अब देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फूड। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटीज इन द किचन। मतलब आपके किचन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनका क्या रोल है हमारे किचन में, ये देखते हैं। टेक 2 बाउल्स A and B. इन ईच टेक 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, आटा या मैदा। मतलब आपको 2 बाउल लो A और B, उसमें 200 ग्राम आटा लो या मैदा लो, एंड ऐड अ पिंच ऑफ शुगर। Now in bowl A, add a small amount of yeast powder and mix it well with the flour. In bowl B, do not add yeast so that we can compare the results of the 2 bowls. Knead the dough मतलब डो बना लेना है, वार्म वाटर का यूज़ करके एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है हमें दोनों बाउल्स में। 2 बाउल लेना है आटा या मैदा का, उसमें एक पहली बाउल में हमें यीस्ट पाउडर डालना है और फिर मिक्स करके आटा मतलब एक डो बना लेना है। दूसरे बाउल में हमें बिना यीस्ट डाले डो बनाना है। एक्सक्यूज मी। फिर उसके बाद हमें इस डो को कवर कर लेना है एक क्लॉथ से और उसको एक वार्म प्लेस में रख देना है फॉर 4 to 5 आवर्स।
4 to 5 आवर्स बाद हमें उसको ऑब्जर्व करना है। देखो क्या होगा, आपको क्या वॉल्यूम में, उसके स्मेल में और टेक्सचर में कोई चेंज देखने को मिला? इफ़ नॉट, लीव द डो फॉर सम मोर टाइम। आफ्टर सम टाइम यू मे नोटिस दैट द डो इन बाउल ए, जहाँ पे यीस्ट ऐड किया गया था, वहाँ पे जो डो है वो थोड़ा सा फ्लफ़ी बन गया है और थोड़ा सा राइस कर गया है, एंड हैज़ अ डिफरेंट स्मेल compared to the dough needed without yeast. Why does this happen? What is the role of yeast? Why did we add sugar and warm water to the flour? देखो, आप देखोगे कि जो जिस बाउल में, मतलब जिस बाउल ए में आपने यीस्ट को डाला था, उसमें जो डो है वो थोड़ा फ्लफ़ी बन गया है, उसके पास अलग सी स्मेल है, और वो थोड़ा उसका मतलब जो क्वांटिटी था वो थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन बाउल बी में, जहाँ पे हमने यीस्ट को नहीं डाला था, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप सोचोगे ये यीस्ट क्या है, हमने शुगर क्यों डाला, वार्म वाटर क्यों डाला, उसको थोड़ी देर के लिए क्यों रखा गर्म जगह पे 4 to 5 आवर्स, है ना? तो अब देखते हैं क्या है क्यों। देखो, ये जो यीस्ट है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप है। इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंजाई। तो यीस्ट जो है एक फंजाई का कैटेगरी है। जो ये यीस्ट है, इट ग्रोज वेल इन वार्म कंडीशंस। यू मे रिकॉल फ्रॉम चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स इन ग्रेड 7 दैट लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, yeast also respires and break down food to release energy for their growth and carry out life processes. देखो, आपने क्लास 7th में एक चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स, उसमें आपने पढ़ा था कि ये जो यीस्ट है ये भी रेस्पायर करता है, मतलब ये भी ब्रीथिंग करता है, रेस्पिरेशन करता है, और ये भी ब्रेक डाउन करता है फूड मटेरियल्स को इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। मतलब अपने लाइफ प्रोसेस कैरी करने के लिए रेस्पायर करता है और फूड को ब्रेक डाउन करता है, जैसे कि रिलीज मतलब एनर्जी रिलीज हो और उसके ग्रोथ में काम आए। वैसे ही, और ये यीस्ट जो है ना वार्म कंडीशंस में अच्छे से ग्रो करता है, इसलिए हम लोग ने इसको वार्म प्लेस में रखा था यहाँ पे। अब देखो, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, यानी CO2 रिलीज हुआ है इस प्रोसेस में, which forms bubbles that makes the dough soft and fluffy. Yeast also produces a small amount of alcohol during this process, which gives the dough a slightly different smell. The special property of yeast is used in the process of making breads, cakes, and more. In addition to yeast, some bacteria such as lactobacillus help in fermentation of batter for making idli and dosa, and dough for making bhatura. देख, ये जो यीस्ट है एक फंजाई का टाइप है, वार्म कंडीशंस में अच्छे से ग्रो करता है, ये रिस्पायर करता है जब, और फूड ब्रेक डाउन करता है, और उस प्रोसेस के दौरान ये एनर्जी रिलीज़ करता है, और वो एनर्जी रिलीज़ करके मतलब उसकी खुद की लाइफ प्रोसेसेस और ग्रोथ होती है। तो जब ये जो एनर्जी रिलीज़ करता है उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज़ करता है। ये जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है तो ये बबल्स फॉर्म करती है, जिस वजह से जो हमारा डो है वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है। ये जब एनर्जी फूड को ब्रेक डाउन करता है तो उस प्रोसेस के दौरान ये अल्कोहल भी थोड़ा सा प्रोड्यूस करता है, बहुत थोड़े से अमाउंट में अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से आपको डो में थोड़ी अलग सी स्मेल भी देखने को मिलेगी। यीस्ट की जो स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ हम लोग ब्रेड बनाने में करते हैं, केक बनाने में करते हैं, और भी कई जगह करते हैं। सिर्फ यीस्ट ही नहीं, एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस करके, उसका भी हम लोग यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, फॉर मेकिंग इडली और डोसा और भटूरा का डो बनाने के लिए। मतलब इडली डोसा का बैटर बनाने के लिए आप देखोगे हम लोग दही का यूज़ करते हैं। दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। भटूरा बनाने के लिए भी उसमें दही का यूज़ होता है। तो दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो फर्मेंटेशन कैरी आउट करता है, जिस वजह से हमारा इडली डोसा का बैटर जो है और भटूरा का डो है वो तैयार होता है। तो फिर हमें यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है कि टेक 2 स्मॉल बाउल्स ए और बी एक बाउल लेने हैं। ल्यूकवार्म मिल्क इन बाउल ए एंड कोल्ड मिल्क इन बाउल बी। नाउ ऐड अ स्मॉल स्पूनफुल ऑफ कर्ड टू ईच बाउल एंड मिक्स वेल यूजिंग अ स्पून। 2 बाउल लेने हैं आपको ए और बी। ए वाले में आपको ल्यूकवार्म वाटर मिल्क डालना है। ल्यूकवार्म मतलब एकदम नॉर्मल सा गर्म, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा,
हल्का सा गर्म दूध लेना है बाउल ए में और एकदम ठंडा दूध लेना है आपको बाउल बी में। फिर आपको 1 स्पून कर्ड डालना है दोनों बाउल में, अच्छे से मिक्स करना है यूजिंग अ स्पून। कवर आपको दोनों बाउल से कवर करके बाउल ए को आपको एक गर्म जगह पे रखना है और बाउल बी को आपको एक ठंडी जगह पे रखना है, लाइक अपने रेफ्रिजरेटर में थोड़े घंटों के लिए, 4-5 घंटों के लिए रात भर के रख के छोड़ सकते हो। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द ग्लास बाउल्स, राइट योर प्रेडिक्शंस एंड ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.4। तो आपको इस टेबल में अपने प्रेडिक्शन और ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो आप आराम से अपने घर पे एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर सकते हो और लिख सकते हो। चलो देखते हैं होगा क्या। देखो, you will observe that in bowl A the milk has turned into curd after a few hours and become a little sour. Whereas in bowl B the milk has not curdled, but it might be a little sour. Do you know why this happens? देखो, the curd contains several types of bacteria. One of them is lactobacillus. This bacterium feeds on the sugar in the milk. मिल्क में जो शुगर होता है क्या बोलते हैं उसको? लैक्टोज। मिल्क में जो शुगर होता है उसको लैक्टोज बोलते हैं। और ये जो लैक्टोबैसिलस है ये हमारा इसको खाता है। इस मिल्क में जो शुगर होता है लैक्टोज उसको खाता है। मल्टीप्लाई एंड फर्मेंट्स द मिल्क टू फॉर्म कर्ड। ये लैक्टोबैसिलस है उस मतलब मिल्क में जो शुगर होती है लैक्टोज उसको खाता है, मल्टीप्लाई करता है और मिल्क को फर्मेंट करता है जैसे कि वो कर्ड बना देता है। Instead of producing alcohol like yeast, these bacteria produce lactic acid which makes curd sour. These bacteria grow well in warm conditions. That is why curd is formed in bowl A but not in bowl B. तो अब देखो कि हमने बाउल ए को मतलब गर्म जगह पे रखा था और बाउल बी को रेफ्रिजरेटर में रख दिया था, जबकि दोनों में कर्ड था हमारे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस है ये तभी अच्छे से वर्क करता है जब कंडीशंस वार्म कंडीशंस में हो। जब इसको वार्म कंडीशंस मिलती है तभी ये मिल्क में जो शुगर होती है लैक्टोज उसको खाता है, अपनी क्वांटिटी बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है और मिल्क को फर्मेंट करता है। लेकिन ये लैक्टोबैसिलस जब ये काम करता है ना तो ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से हमारी जो कर्ड है वो थोड़ी खट्टी हो जाती है, यानी सोर टेस्ट हो जाता है। देखो, यीस्ट के केस में वो अल्कोहल प्रोड्यूस करता है जिस वजह से हमें थोड़ी डिस्टिंक्ट स्मेल आती है, अलग सी स्मेल आती है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है जिस वजह से हमें साउर टेस्ट आता है। देखो, we can categorize the microorganisms into different categories such as protozoa, fungi, bacteria and some algae and more. Some bacteria such as rhizobium form the swollen regions called nodules and live in them as shown in figure 2.12. Roots of certain legumes such as beans, peas and lentils have root nodules that contain rhizobium bacteria. These bacteria trap nitrogen from the air and make it useful for the plants. This helps plants grow better without chemical fertilizers. This is why farmers grow legumes in rotations with other crops. This naturally increases the nitrogen in the soil and keeps it healthy for the next crop. तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को हम लोग काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, लाइक प्रोटोजोआ हो गया, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एल्गाई हो गया और भी बहुत सारा। ऐसे एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। ये राइजोबियम कहाँ ग्रो करता है? ये रूट्स पे ग्रो करता है, मतलब जो प्लांट्स हैं उनके रूट्स पे ग्रो करता है ये राइजोबियम। जैसे कि कैसे टाइप के प्लांट्स पे ग्रो करता है? बीन हो गया, पीज हो गया, लेंटिल्स हो गया, इन सब पे ग्रो करता है। ये इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन ट्रैप करता है एयर से, मतलब एयर में जो नाइट्रोजन होता है वो उसको ट्रैप करता है। और ये नाइट्रोजन जो होती है प्लांट्स के काफ़ी काम आती है। जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ होती है उनकी बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करके। आपको पता होगा प्लांट्स को अगर नाइट्रोजन की कमी होती है तो उनके लीव्स येलो टर्न हो जाते हैं, है ना। तो ये जो राइजोबियम है अगर ये प्लांट्स के रूट्स में होगा तो क्या करेगा? ये नाइट्रोजन ट्रैप कर लेगा। नाइट्रोजन ट्रैप कर लेगा तो फिर प्लांट को आराम से बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के फ्री में नाइट्रोजन मिलेगा और उसकी अच्छी खासी ग्रोथ हो जाएगी।
इसलिए आप देखोगे जो ये फार्मर्स हैं ये क्या करते हैं, ऐसे टाइप के लेग्यूम्स, मतलब बीन, पीस और लेंटिल्स टाइप के प्लांट्स को लेग्यूम्स बोलते हैं। इन टाइप के प्लांट्स को अदर क्रॉप्स के साथ, जो उनका मेन क्रॉप है उसके साथ रोटेशन में ग्रो करते हैं, जैसे कि नेचुरली जो नाइट्रोजन कंटेंट है सॉइल का वो इंक्रीज होता रहे, और जो हम वो लोग नेक्स्ट क्रॉप करें, नेक्स्ट जो वो सीड लगाएं, जो प्लांट लगाएं, उसमें भी अच्छी ग्रोथ आए। मतलब मान लो उन्होंने ये लेग्यूम्स लगाए, जैसे मान लो बीन प्लांट लगाया, फिर उसको हटा दिया, लेकिन उसको हटाने के बाद जब तक वो प्लांट बड़ा हुआ था उसने अच्छा खासा नाइट्रोजन, उसके पास राइजोबियम था, उसने अच्छा खासा नाइट्रोजन प्रोड्यूस किया और उसको सॉइल में छोड़ दिया। अब जैसे ये हो गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, फार्मर ने इस पी प्लांट को या बीन प्लांट को हटा दिया और अपना मेन क्रॉप लगा दिया, लाइक मेज़ लगा दिया, राइस लगा दिया। ठीक है, तो अब मेज़ और राइस जो भी ये प्लांट है, इसके आराम से इसको फ्री का नाइट्रोजन मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जो हमारे पास प्लांट था वो तो अच्छा खासा नाइट्रोजन छोड़ के गया है। ठीक है, इसलिए आप देखोगे प्लांट्स एक रोटेशन पैटर्न में लेग्यूम्स और अपने मेन क्रॉप को ग्रो करते हैं, जैसे नेचुरली उनको नाइट्रोजन सप्लाई मिलता रहे। देखो ना ये क्या कह रहा है, Microalgae are microscopic plant-like organisms that live in water, soil, air and even on trees. They make their own food using sunlight. While using this, they also release oxygen and produce more than half of the Earth's oxygen supply. They are rich in nutrients and serve as a food source for many aquatic animals, like Spirulina, Coleorella and diatoms are also used by humans as health supplements and medicines. Microalgae also help in cleaning water and are used to make biofuel. However, pollution, climate change and habitat destruction are threatening microalgal diversity and abundance. It is important to conserve these tiny organisms to protect the environment and maintain oxygen balance of Earth. तो देखो माइक्रोएल्गाई करके एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर में, सॉइल में, एयर में या फिर ट्रीज पे भी रहता है। ये क्या करता है, ये अपना खुद का फूड जनरेट करता है सनलाइट का यूज़ करके। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब जब ये सनलाइट यूज़ करके अपना खुद का फूड जनरेट करता है, ये ऑक्सीजन रिलीज़ करता है इस प्रोसेस में, और ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है ना, वो अर्थ की लगभग आधे से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई को पूरा करता है। मतलब 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन जो हमारे अर्थ पे है वो माइक्रोएल्गाई प्रोड्यूस करता है। नॉट एनी प्लांट, नॉट एनी अदर थिंग, माइक्रोएल्गाई है जो अर्थ की आधे से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई को पूरा करता है। और ये एक रिच न्यूट्रिएंट्स में भी काफ़ी रिच होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल्स के लिए एज अ फूड सोर्स भी हेल्प करते हैं। मतलब ये माइक्रोएल्गाई ऑक्सीजन सप्लाई पूरा करता है, एज अ फूड सोर्स भी काम आता है मैनी ऑर्गेनिक एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, और न्यूट्रिएंट्स में भी काफ़ी रिच होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे स्पाइरुलिना, कॉलेरा और डायटम्स, ये हम लोग के ह्यूमंस एज अ हेल्थ सप्लीमेंट और एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। मतलब ये 3 जो है स्पाइरुलिना, कॉलेरा और डायटम्स, हम लोग मेडिसिन में यूज़ करते हैं। ये जो माइक्रोएल्गाई है ये वाटर को साफ़ करने में, यानी क्लीनिंग वाटर और बायोफ्यूल बनाने में भी यूज़ होता है। मतलब माइक्रोएल्गाई के हमें 4 यूज़ मिल गए। क्या क्या? पहला ऑक्सीजन सप्लाई करता है अर्थ को, दूसरा एक्वेटिक एनिमल्स को के लिए फूड सोर्स है, तीसरा वाटर क्लीन करने में हेल्प करता है, और फोर्थ हमारा बायोफ्यूल में भी हेल्प करता है। लेकिन आप देखोगे कि आजकल जो हम लोग इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, इतने हम लोग हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, सिर्फ नॉट ओनली प्लांट्स और एनिमल्स, इन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी सफ़र करना पड़ रहा है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमें हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जैसे कि हम लोग भी बचे रहें, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बचे रहें, जैसे कि अर्थ में बैलेंस बना रहे, कोई इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ना क्रिएट हो। अब ये हमें एवर हर्ड ऑफ बता रहा है कि कभी आप लोग ने सुना है स्पाइरुलिना के बारे में। देखो स्पाइरुलिना इज अ माइक्रोएल्गाई, इज कॉल्ड अ सुपर फूड बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट। ये जो स्पाइरुलिना है इसको सुपर फूड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। पहला क्या है, ये गुड सोर्स है विटामिन B12 का, जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी एसेंशियल होता है। ये प्रोटीन में रिच होता है, मोर देन 60% ऑफ इट्स बॉडी वेट एंड ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फैट और शुगर।
मतलब मोर देन 60% ऑफ इस बॉडी वेट जो है इसका वो प्रोटीन है और बहुत थोड़ा सा ही अमाउंट फैट और शुगर है। आजकल आप देखोगे जो फार्मिंग ऑफ स्पाइरुलिना इज बिकमिंग अ फीजिबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी। यू कैन ग्रो स्पाइरुलिना इजीली बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। तो आजकल ये जो स्पाइरुलिना की फार्मिंग है काफ़ी आसान सी हो गई है, आप लोग आराम से इसको ग्रो कर सकते हो अपने घर में भी। ये स्टेप्स दिए हुए हैं, इनको फॉलो करके हम लोग स्पाइरुलिना की ग्रोथ कर सकते हैं। तो चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले ग्लास टैंक लेना है इन अ ब्राइट प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। Cover the tank with a shade net or keep the tank at a place with moderate temperature conditions. Fill the tank with pond water. Add living spirulina collected from a pond. Stir the growing spirulina twice a week. After 3-6 weeks, spirulina may be harvested from the tank by filtering it through a fine cloth. Conservation of microalgae is a good practice for ensuring food security and livelihood development. तो स्पाइरुलिना की ग्रोथ करने के लिए आपको क्या करना है, एक साफ ग्लास का टैंक लेना है, उसको ब्राइट प्लेस में रखना है लेकिन अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। फिर उसको एक नेट से या शेड टाइप से उसको कवर कर लेना है और ऊपर से भी उसको कवर कर लेना है और नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशंस में उस टैंक को रखना है। फिर आपको उस टैंक को पॉन्ड वाटर से फिल करना है और वही पॉन्ड वाटर से कलेक्ट किया हुआ स्पाइरुलिना भी आपको इसमें डालना है थोड़ा सा। आपको मतलब एक वीक में 2 बार आपको इसको स्टर करना है, मतलब मिलाना है अच्छे से। आफ्टर 3 से 6 हफ्तों के बाद आप देखोगे जो स्पाइरुलिना है वो अच्छे से ग्रो कर गया है और आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हो, यानी उसको निकाल सकते हो। निकालने के लिए क्या है, आपको एक साफ और एक अच्छा खासा फाइन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ यूज़ करके आपको उसको फिल्टर करना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप स्पाइरुलिना को अपने घर पे ही प्रोड्यूस कर सकते हो। स्पाइरुलिना एक सुपर फूड है, क्यों है, क्योंकि B12 में रिच है, उसकी प्रोटीन, उसकी बॉडी भी काफ़ी प्रोटीन रिच है, मोर देन 60 ग्राम। ओके, अब देखते हैं सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। तो देखो, The body of all living organisms are made up of tiny building blocks called cells. आपको ये तो अब पता चल गया होगा पूरा चैप्टर पढ़ के कि हमारी बॉडी जो है बहुत छोटे छोटी चीज़ों से बनी है जो कि सेल्स हैं। A single cell contains variety of components that helps organisms perform various functions. The bodies of all plants and animals are made up of many cells. Therefore, they are called multicellular organisms. In multicellular organisms, cells carry out specialized functions individually, but also cooperate with each other to increase the chance of survival. Some microorganisms, such as bacteria and protozoa, made up of just one cell. These are called unicellular organisms. They carry out all the functions necessary for their survival in a single cell. They carry out all the functions necessary for their survival in a single cell. Other microbes like algae and fungi are made up of one or more cells. For example, yeast is a unicellular fungus, while mold is a multicellular fungus. तो ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी ऊपर स्टार्टिंग में पढ़ी थी चैप्टर के। ये क्या कह रहा है, हमारी बॉडी की जो सिंगल सेल है, मतलब हमारी बॉडी का जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक वो सेल है, और ये जो सेल है ये काफ़ी, इसके पास बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं और इन सब पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के अपने खुद के फंक्शंस होते हैं वो जो कैरी आउट करता है। जैसे कि हमारे सेल के पास कंपोनेंट्स होते हैं लाइक न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इन सब के अपने खुद के फंक्शंस है ना। जो में हमारी बॉडी जो है बहुत सारे सेल से बनी है, इसलिए हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारे पास बहुत सारी सेल्स हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज और प्रोटोजोआ होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी होती है और वही सारे फंक्शंस अकेले कैरी आउट कर लेती है। उन सब ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर बोलते हैं। जो फंजाई होता है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यीस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर फंगस है, वाइल माउल्ड जो है वो मल्टीसेलुलर फंगस है ना। अब ये क्या कह रहा है, लाइक एनिमल एंड प्लांट सेल्स, द सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। Cells of fungi additionally have a cell wall, but do have a chloroplast so they can make their own food through photosynthesis.
Bacteria do not have a well-defined nucleus and a nuclear membrane. Instead, they have a nucleoid. This feature distinguishes them from cells of yeast, protozoa, algae, fungi, plants and animals. तो देखो, आपने देखा होगा प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है. प्लांट सेल के पास सेल वॉल भी होती है, बट एनिमल सेल्स के पास वो नहीं होती है. फंजाई के पास मतलब फंजाई के पास एक सेल वॉल होती है, बट उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. तो मतलब इसका है वो खुद से अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड जनरेट नहीं कर सकते हैं. जो प्लांट्स क्या है, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, जिस वजह से वो फोटोसिंथेसिस का परफॉर्म करते हैं और अपना खुद का फूड जनरेट करते हैं, बट फंजाई ऐसा नहीं कर पाता है. बैक्टीरिया के पास खुद का एक अच्छा खासा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. उसके पास एक फ्री लाइन सर्कुलर शेप का एक थ्रेड लाइक न्यूक्लियस होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं. इसका ये न्यूक्लियोइड फीचर की वजह से ही हम लोग इसको आराम से यीस्ट, प्रोटोजोआ, एल्गाई, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल सेल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. We have only looked at a few basic structures here. The cells has other components about which you will learn in higher classes. For observing subcellular components, we need microbes with high magnification. An electron microscope magnifies the cells about 1 lakh times, 10 lakh times, where we can see more structures present in a cell. तो देखो, ये जो हमारे सेल्स का आपने जो अभी स्ट्रक्चर्स पढ़ा वो काफ़ी बेसिक सा आपने पढ़ा, और डिटेल में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे. 9th में 10th में आप और अच्छे से सेल के बारे में जानोगे कि सेल्स में और क्या क्या कितने कंपोनेंट्स होते हैं. हर पर्टिकुलर का अच्छे से डिटेल में फंक्शन जानोगे, प्रॉपर सेल डिवीजन, सेल फंक्शनिंग सब जानोगे. अभी तो बस आपको प्रीव्यू दिया गया है, ठीक है. जो सेल्स के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, इनको व्यू करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगता है, जिसकी मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अप टू 10 लाख टाइम्स होनी चाहिए. लेकिन अब तक आप समझ गए होंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स सब सेल से बने होते हैं. ये सारे सेल्स जो है साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में डिफर करते हैं, है ना. प्लांट्स और एनिमल सेल्स में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं. ये सब डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ पढ़ के ही हमें पता चलता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म इतना डिफरेंटली क्यों वर्क करता है. क्योंकि भाई हमारे सेल्स अलग है, इसलिए हमारे फंक्शंस अलग है, हमारी फंक्शनिंग अलग है. ओके, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द बेनिफिशियल माइक्रोब्स. हाउएवर देयर आर सम माइक्रोब्स दैट कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोब्स इन द नेक्स्ट चैप्टर. तो आपने इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ा, और उनके यूज़फुल बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा कि कैसे बायोगैस बनाते हैं, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, फूड वगैरह में हमारा यूज़ किया जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस, यीस्ट और लैक्टोबैसिलस कैसे कर्ड में यूज़ किया जाता है ना. ये सब तो बेनिफिट्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, यानी हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है आप उसमें पढ़ोगे इसके बारे में. तो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज का पार्ट 3 खत्म होता है, और पार्ट 3 खत्म होने के साथ साथ हमारे चैप्टर भी खत्म होता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. मतलब वो कौन कौन से डिसीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स में और ह्यूमंस में, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच. बाय बाय.